हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 का पार्ट 3, जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिनेशन अर्थात परागण। इसके पहले आपने गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया। लघु बीजाणु जनन आपने देखा किसमें होता है, परागकोश में होता है, और गुरु बीजाणु जनन कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो साइक में होता है अर्थात बीजांड के भ्रूण कोश में होता है। ठीक है, परागकोश जो है, परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। एम्ब्रियोसाइक अर्थात बीजांड में क्या बनते हैं, एग सेल बनते हैं अर्थात अंड कोशिका बनते हैं। तो परागण क्या होता है, निषेचन के पहले जो है क्या जो है आवश्यक होता है, परागण की प्रक्रिया जो है आवश्यक होती है। पहले परागण होता है, तब उसके बाद क्या होता है, निषेचन होता है पौधों में। ठीक है, परागण में होता क्या है, परागण में जो परागकण होते हैं, हम कह सकते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। मतलब परागकोश से जो है परागकण निकलकर कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात परागण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है वो क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो है वो होता है परपरागण। परपरागण इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन 2 होते हैं, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण में क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये प्रोसेस जो है कहलाता है स्वपरागण। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, सुन करके आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प के या उसी पौधे पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे कि जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे पर उपस्थित अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं, तो यह क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। मतलब जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे पर उपस्थित अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, और स्वपरागण जो है ये ज्यादातर होता है किसमें, आपका जैसे गुलमेहंदी है, ठीक है, गुलमेहंदी हो गया, मूंगफली हो गया, मूंगफली, सदाबहार। ठीक है, इन सब जो है पादपों में क्या होता है, स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तो स्वपरागण में क्या है कि जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं।
अब इसके बाद देखिए पर परागण क्या होता है। तो पर परागण में क्या होगा, यहीं पे यहाँ पे क्या है, इससे थोड़ा सा अंतर होगा, उसमें लिख दे रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए पर परागण जो है, पर परागण में क्या होता है कि जब परागकण, या हम कह सकते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं, पर परागण। ठीक है। स्वपरागण में आपने क्या देखा कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण में क्या है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस परागण को हम क्या कहेंगे, पर परागण कहते हैं। ठीक है। तो ये स्वपरागण और पर परागण है। और पर परागण जो है, इसके लिए जो है, यानी कि पर परागण के लिए जो है क्या होता है कि हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। पर परागण के लिए जो है किसी ना किसी माध्यम, या हम कह सकते हैं साधन की आवश्यकता होती है। किसी ना किसी साधन की आवश्यकता होती है। जैसे आपका हो जाएगा वायु, ठीक है, जल हो गया, ठीक है, कीट हो गए, जंतु हो गया, ठीक है, जैसे वायु हो गए, कीट हो गए, जंतु हो गए, या जो है पक्षी हो गए। ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, पर परागण के माध्यम होते हैं, पर परागण के साधन होते हैं। ठीक है। तो समझ में आया होगा ये स्वपरागण और पर परागण दोनों आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक और परागण आता है आपका, उसे हम कहते हैं कृत्रिम परागण। एक प्रकार का और परागण है जिसे हम कहते हैं कृत्रिम परागण, अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण में क्या होता है, कृत्रिम परागण ये किसके द्वारा करवाया जाता है, मनुष्य के द्वारा करवाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य के द्वारा परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे, जब मनुष्य के द्वारा परागकणों को पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहेंगे, कृत्रिम परागण। ठीक है। तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। और ये कृत्रिम परागण जो है ये कितने, 2 चरणों में कंप्लीट होता है। ये जो है 2 चरणों में, कृत्रिम परागण जो है 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं विपुंसन। पहला जो है वो है विपुंसन,
और दूसरा जो है वो क्या है, थैलीकरण। ठीक है। कृत्रिम परागण जो है ये कितने चरणों में, 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण इसका कहलाता है विपुंसन और दूसरा चरण इसका कहलाता है थैलीकरण। विपुंसन को इंग्लिश में कहते हैं इमैस्कुलेशन और इसको हम कहते हैं बैगिंग। ठीक है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो यहाँ पे देखिए विपुंसन में क्या होता है, विपुंसन में जो है, यहाँ पे पहले हम विपुंसन की परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे थैलीकरण। तो देखिए विपुंसन में क्या होता है कि जो है, जो आपका परागकोश होता है वो परिपक्व होने से पहले ही काट करके अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि परिपक्व होने से पहले जो है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, परिपक्व होने से पहले परागकोश को, या हम कह सकते हैं परिपक्व होने से पहले पुष्प के परागकोश को काट कर अलग कर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। विपुंसन कहलाती है। ठीक है, परिपक्व होने से पहले, परिपक्व होने से पहले जो है, परिपक्व होने से पहले पुष्प के परागकोश को काट कर अलग कर देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, परिपक्व होने से पहले ही परागकोश को काटकर इसलिए हटा दिया जाता है ताकि उसमें परागकोश का निर्माण ना हो पाए। जब परागकोश का निर्माण नहीं, परागकण का निर्माण नहीं होगा तो परागकण जो है उस पौधे के, यानी कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जाएगा। और अगर हम परागकोश को नहीं हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर वो परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, बन जाएंगे परागकण, और परागकण जो है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, उस पौधे के, उसमें स्वपरागण हो जाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, उसी पौधे के पुष्प पर या उसी पुष्प पर अपने आप पहुंच जाएंगे। तो इससे बचने के लिए कि वो अपने आप जो है परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर ना पहुंच सके, इसके लिए क्या किया जाता है कि परिपक्व होने से पहले ही परागकोश को काट कर अलग कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया जो है ये कहलाती है विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे कि परिपक्व होने से पहले पुष्प के परागकोश को काटकर अलग कर देने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं, या प्रक्रिया जो है विपुंसन कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है जिससे उसी पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र पर ना पहुंच सके। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसी पुष्प के परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंच सके। ये है आपका विपुंसन। इसके बाद आएगा आपका थैलीकरण। दूसरा चरण जो है वो क्या है, थैलीकरण है। दूसरा थैलीकरण, जिसको हम कहते हैं बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, उसने आपने देखा कि परिपक्व होने से पहले जो है पुंकेसर को काट करके अलग किया जाता है। बैगिंग में क्या होता है कि जो पुष्प का स्त्री केसर होता है, अर्थात जो उसका वर्तिकाग्र होता है, उस वर्तिकाग्र को किसी थैली के द्वारा ढक दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पुष्प के वर्तिकाग्र को किसी थैली के द्वारा ढक देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं, अर्थात थैलीकरण कहते हैं। ठीक है, जो आपका वर्तिकाग्र होता है उसको जो है किसी थैली के द्वारा ढक देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं, अर्थात थैलीकरण कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे परागकण वर्तिकाग्र पर, जिससे जो है परागकण वर्तिकाग्र पर ना पहुंच सके।
ठीक है, जिससे जो है परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर ना पहुंच सके। ये था आपका थैलीकरण अर्थात कृत्रिम परागण में विपुंसन और थैलीकरण। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो आपका परागण है, परागण क्या होता है? परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। परपरागण में क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। और परपरागण के लिए जो है किसी ना किसी माध्यम या किसी ना किसी साधन की आवश्यकता होती है, जैसे कीट हो गए, जल हो गया, वायु हो गया, पक्षी हो गए, जंतु हो गए। ये सभी क्या है? परपरागण के साधन है, अर्थात परपरागण के माध्यम है। इसके बाद आता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण में क्या होता है कि ये मनुष्य के द्वारा, हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य के द्वारा परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। और कृत्रिम परागण जो है ये दो चरणों में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है विपुंसन, जिसको इंग्लिश में हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, और सेकंड है थैलीकरण अर्थात बैगिंग। विपुंसन में क्या होता है कि विपुंसन में परिपक्व होने से पहले ही हम परागकोश को काट कर अलग कर देते हैं, अर्थात परिपक्व होने से पहले ही पुष्प के परागकोश को काट कर अलग कर देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। उसके बाद जो है विपुंसन, ये प्रक्रिया क्यों करवाई जाती है? जिससे जो है कोई परागकण जो है किसी वर्तिकाग्र पर ना पहुंच सके। ठीक है, दूसरा जो है आपका थैलीकरण जो है, थैलीकरण में क्या होता है कि पुष्प के वर्तिकाग्र को किसी थैली के द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे उस वर्तिकाग्र पर कोई परागकण अपने आप ना पहुंच सके। ठीक है, ये था आपका जो है परागण। अब इसके बाद आपको पढ़ना है परागकण का अंकुरण। ठीक है, परागकण की संरचना आपने पढ़ा हुआ है कि परागकण की संरचना कैसी होती है, जो है कब जो है जब विकसित हो जाती है, अर्थात जो है जब उसका निर्माण होता है तब, और जब वो जो है परागकोश से निकलने वाला होता है उसके पहले जो है, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, परागकण की संरचना में अब आपको पढ़ना है परागकण का अंकुरण। परागण आप लिख लेंगे पूरा तीनों प्रकार, उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण यानी कि हम कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, परागकण का अंकुरण या परागकणों का अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए परागकणों का अंकुरण जो है किस प्रकार से होता है, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये किस चीज का फिगर बना हुआ है? स्त्री केसर का फिगर बना हुआ है। स्त्री केसर में आप जानते हैं तीन पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, और ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में क्या उपस्थित होता है? बीजांड उपस्थित होता है। और बीजांड में क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। और भ्रूणकोश में क्या होते हैं? एग सेल होती है। और द्वितीयक केंद्रक होता है, यानी कि भ्रूण कह सकते हैं हम कि ध्रुवीय कोशिका होती है, ध्रुवीय केंद्रक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और ये जो बीजांड होता है ये फ्यूनिकल के द्वारा किससे? अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए परागकण का अंकुरण कैसे होता है, आपने अभी पढ़ा परागण में। परागण में आपने क्या पढ़ा कि जो परागकण होता है वो परागकोश से निकल करके कहाँ पर आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए परागकण जो है वो निकल करके परागकोश से कहाँ पे आ गया? वर्तिकाग्र पर आ गया। वर्तिकाग्र पर जब परागकण आता है तो ये वर्तिकाग्र जो है इस पर क्या होती है? नमी होती है। नमी के कारण जो है ये क्या होता है? ये भी उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और नमी को एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे इसमें अंकुरित, यानी कि धीरे धीरे ये अंकुरित करना शुरू कर देता है। ये परागकण जो है ये क्या करता है? ये परागकण धीरे धीरे अंकुरित करना शुरू कर देता है।
और क्या होता है कि ये जब अंकुरित होना शुरू करता है तो इस परागकण से जो है क्या होती है, एक नलिका विकसित होना शुरू कर देती है। एक नलिका जो है विकसित होती है। इस तरीके से नलिका एक विकसित होकर जो है बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे ये विकसित होकर के जो है स्टाइल से होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है, जो बीजांड होता है, बीजांड गुहा में प्रवेश कर जाती है, अर्थात बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, देखिएगा फिर से कि वर्तिकाग्र पर जो है परागकण जब वर्तिकाग्र पर आकर पहुंचता है तो इस परागकण जो है ये अंकुरित होना शुरू कर देता है और क्या करता है, एक जो है इसमें से परागकण से जो है एक नलिका विकसित होने लगती है। इस नलिका को हम कहते हैं पराग नलिका, इसको हम कहते हैं पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, पराग नलिका विकसित होने लगती है। पराग नलिका जो है ये विकसित होकर यानी कि स्टाइल से वर्तिका से होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है, बीजांड गुहा के अंदर प्रवेश कर जाती है। और आपने क्या देखा था कि ये जो परागकण है, परागकण में क्या है, दो केंद्रक पाए जाते हैं इस प्रकार से। एक होता है कायिक केंद्रक या वर्धी केंद्रक हम कह सकते हैं, वर्धी केंद्रक, और एक क्या होता है, जनन केंद्रक। आपने देखा था परागकण के संरचना में कि उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक जो है क्या होता है, जनन केंद्रक होता है और एक क्या होता है, वर्धी केंद्रक होता है, एक वर्धी केंद्रक होता है। ठीक है, तो जब इस परागकण से एक नलिका विकसित होना शुरू करती है और वो धीरे धीरे जो है विकसित होती है तो ये जो वर्धी केंद्रक है ये जो है इसमें आगे चलता है और जो जनन केंद्रक है इसमें पीछे रहता है। यानी कि ये जो है ये क्या है, ये है जनन केंद्रक और ये है वर्धी केंद्रक। ठीक है, जनन केंद्र वर्धी केंद्रक जो है वो आगे आगे चलता है उस ट्यूब में, उस नलिका में, और जनन केंद्रक जो है वो उसके पीछे चलता है। ऐसे ऐसे जो है जैसे जैसे ये नलिका विकसित होती है, जैसे जैसे ये नलिका विकसित होकर के आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें जो दोनों केंद्रक हैं अर्थात वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और विकसित होते होते जब पराग नलिका एकदम से विकसित हो जाती है, विकसित होकर के बीजांड गुहा के अंदर प्रवेश कर जाती है, उस समय क्या होता है, धीरे धीरे ये जो केंद्रक है ये भी कहाँ पहुंच जाते हैं, ये जो नलिका है नलिका के शीर्ष पर क्या पहुंच जाता है, वर्धी केंद्रक, और उसके पीछे जो है, उसके पीछे जो जनन केंद्रक है उस जनन केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जनन केंद्रक जो है उसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे जो है एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, उसी समय जो है जब पराग नलिका विकसित हो रही है उसी समय ये दोनों केंद्रक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वर्धी केंद्रक जो है ये शीर्ष पर पहुंच जाता है। उसके पीछे जो जनन केंद्रक आ रहा है उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दो युग्मक का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये नलिका पूर्ण विकसित हो जाती है, बीजांड गुहा के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये नलिका जो है, नलिका का शीर्ष जो है, नलिका का शीर्ष क्या हो जाता है, गल जाता है, नष्ट होना शुरू होता है। इसका शीर्ष जब नष्ट हो जाता है तो इसमें उपस्थित जो वर्धी केंद्रक है वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बचता है जनन केंद्रक, दो केंद्रक बचते हैं जनन केंद्रक। एक केंद्रक जो है यहाँ से आगे बढ़ता है और ये जाकर के किससे फ्यूज करता है, जो यहाँ पे अंड कोशिका है उससे फ्यूज करता है। यानी कि एक नर युग्मक जो है, एक जनन केंद्रक जो है वो यहाँ पे बीजांड के अंदर जाने के बाद जो एग सेल है, अंड कोशिका है, उससे फ्यूज करता है, उससे जो है संलयित होता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संलयन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संलयन संयुग्मन कहते हैं अर्थात सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, संलयन भी कह सकते हैं, संयुग्मन कह सकते हैं। और ये जो है जनन केंद्रक जो अंड कोशिका से फ्यूज करता है, ये इसके बाद क्या करता है, युग्मनज का निर्माण करता है और वो युग्मनज धीरे धीरे फिर विकसित होकर के किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जनन केंद्रक जो है वो भी जब आगे बढ़ता है तो वो जा करके इस वाले केंद्रक से यानी कि जो द्वितीय केंद्रक है उससे फ्यूज करता है और ये क्या बना लेता है, यहाँ पे ये त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। यहाँ पे जो है
त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है और उस त्रिगुणित केंद्रक को हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक होता है ये किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निषेचन 2 बार हो रहा है। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं कि एक बार इससे निषेचन हुआ, यहाँ पे निषेचन हुआ, यानी कि ये जो जनन केंद्रक है, एक जनन केंद्रक अंड कोशिका से फ्यूज किया और दूसरा जनन केंद्रक किससे फ्यूज किया, 2n जो था यानी कि द्वितीय केंद्रक जो है उससे फ्यूज हो करके क्या बनाया, त्रिगुणित केंद्रक बनाया। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपलेट फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, इस वजह से इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप यहाँ पे किस प्रकार से अंकुरण होता है परागकणों का। आप जानते हैं कि परागकण जो है वो कहाँ पहुँचते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद परागकण जो है अंकुरित होना शुरू कर देता है और क्या होती है, एक पराग नलिका, इस परागकण से जो है एक पराग नलिका विकसित होना शुरू कर देती है, एक नलिका विकसित होने लगती है जिसे हम कहते हैं पराग नलिका। और जो परागकण जो है, परागकण में जो 2 केंद्रक थे, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक, इसमें वर्धी केंद्रक जो है पराग नलिका में आगे चलता है और जनन केंद्रक जो है वो पराग नलिका में कहाँ होता है, पीछे होता है, वर्धी केंद्रक के पीछे होता है। इस प्रकार से जो पराग नलिका है वो धीरे धीरे विकसित होती है, यानी कि वर्तिका से होते हुए धीरे धीरे कहाँ प्रवेश कर जाती है, बीजांड गुहा में प्रवेश कर जाती है, अर्थात भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। भ्रूण कोश में जब ये पराग नलिका प्रवेश कर जाती है तो इसका जो शीर्ष है वो गल जाता है। जब पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तो क्या होता है, इसमें उपस्थित जो वर्धी केंद्रक है वो भी नष्ट हो जाते हैं। एक जनन केंद्रक जो आगे वाला है वो जा करके अंड कोशिका यानी कि भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका से संलयित होता है। इस प्रोसेस को हम संयुग्मन कहते हैं अर्थात सिनगैमी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इससे एक युग्मनज का अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरा जनन केंद्रक जो है वो फिर आगे बढ़ता है, वो जा करके किससे फ्यूज करता है, द्वितीय केंद्रक से फ्यूज करता है, द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है और जो है किसका निर्माण करता है, त्रिसंलयन केंद्रक यानी कि जो है त्रिसंलयन केंद्रक का निर्माण करता है या त्रिक केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार यहाँ पे अंड कोशिका के साथ और एक बार द्वितीय केंद्रक के साथ। इस वजह से इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, ये तो आपने देखा कि इसमें इसी में आपका दोनों आ गया, इसका अंकुरण भी आ गया और निषेचन भी आ गया। ठीक है, तो अंकुरण में बस आप हेडिंग डाल करके इतना लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद इतना ही लिखेंगे कि परागकण का जो है परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरित होना शुरू कर देते हैं तथा इससे जो है एक पराग नलिका एक नलिका विकसित होने लगती है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका में वर्धी केंद्रक जो है ये आगे चलता है और जनन केंद्रक जो है ये पीछे चलता है और ये धीरे धीरे जो है पराग नलिका जो है धीरे धीरे वर्तिका से होते हुए भ्रूणकोश अर्थात बीजांड गुहा या भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बस इतना ही आपको बीजों का परागकणों के अंकुरण में लिखना है। उसके बाद आप हेडिंग लिखिएगा निषेचन और तब उसमें लिखिएगा कि बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद नलिका का शीर्ष जो है वो क्या हो जाता है, गल जाता है तथा इसमें उपस्थित कायिक केंद्रक भी नष्ट हो जाता है। दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में पहुंच जाते हैं। पहला नर युग्मक जो है वो किसके साथ में, अंड कोशिका के साथ में संलयित होकर के यानी कि अंड कोशिका के साथ में संलयित हो जाता है जिसे हम कहते हैं संयुग्मन। इसके बाद जो है इससे क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। ठीक है, एक युग्मनज का निर्माण होता है और यह युग्मनज आगे चलकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है तथा दूसरा जनन केंद्रक जो है वो आगे जाकर भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है और जो है एक त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, एक त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं, उस त्रिगुणित केंद्रक को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष
केंद्रक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं या त्रिसंलयन कहते हैं, अर्थात ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि 2 बार निषेचन हो रहा है। इस प्रोसेस में जो है या त्रिसंलयन में 2 बार निषेचन हो रहा है। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है कणों का अंकुरण और निषेचन, दोनों इसी में हमने बता दिया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है फल एवं बीज का निर्माण। तो फल एवं बीज का निर्माण कैसे होता है, इसको भी आप सुन लीजिए जल्दी से। कि आपने देखा कि निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। उस युग्मनज से क्या आपको लिखना है, फल एवं बीज का विकास। इसमें लिखना है कि निषेचन के पश्चात बीजांड के अंदर जो है युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और जो जो त्रिक केंद्रक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है, इससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो सभी कहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, भ्रूणपोष में एकत्रित हो जाते हैं। और जो है इस बीजांड के अंदर पानी धीरे धीरे पानी की मात्रा जो है कम होने लगती है और इसके अंदर की जो जैविक क्रियाएं हैं वो रुक जाती हैं और जो भ्रूण है वो सुषुप्तावस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, और वो किसका निर्माण कर लेता है, एक प्रकार से बीज का निर्माण कर लेता है। पूरा बीजांड जो है किसका निर्माण कर लेता है, बीज का निर्माण कर लेता है। और जिस समय बीज जो है विकसित हो रहा होता है उसी समय क्या होता है, जो अंडाशय है और फूल जाता है, फूल करके जो है ये रसीला होकर के किसका निर्माण कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बीजांड है, बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण। और जो अंडाशय है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको आप 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप इसको पॉइंट वाइज जैसे हमने बताया है आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप जो है प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होती है, नहीं समझ में आया है कोई चीज, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, दोबारा से फिर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।